धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय तुल्य भाइयों, माँ शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 298 और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री प्रमोद कुमार साहब जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। और आज आपका जो विषय है वो है संस्कृत को विश्व भाषा कैसे बनाया जाए। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। अब मैं आदरणीय वागीश शर्मा जी से जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है उनसे निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द कहें। आदरणीय वागीश जी। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरी तरफ से सादर अभिनंदन। आज का जैसा कि आपने सब लोगों को पता चला है, संस्कृत को विश्व भाषा कैसे बनाया जाए। वैसे तो ये वर्तमान समय की बड़ी सामयिक बात है कि संस्कृत को विश्व भाषा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संस्कृत वैसे सबसे पुरानी भाषा है। क्योंकि जो सबसे पुरानी किताब या पुस्तक है वेद, उसकी भाषा संस्कृत है और इसकी स्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है। और ये बात कंप्यूटर के लिए सबसे उपयोगी भाषा संस्कृत को विश्व मान चुका है। अच्छा, केवल संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो स्वविकसित भाषा नहीं है बल्कि संस्कारित भाषा है, इसीलिए इसका नाम संस्कृत है। बाकी और जितनी भाषाएं देखिए सब में किसी ना किसी की वजह से, किसी नाम की वजह से, जैसे मराठा है मराठी है मराठाओं की, हिंदी है हिंदुओं की, हिंदुस्तान की, या इस तरह की हैं, बंगाली है। केवल संस्कृत ही है जो संस्कारित भाषा है। अच्छा, संस्कृत को संस्कारित करने वाले भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहे हैं। वो हमारे जो प्राचीन महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने की संस्कृत की प्रणेता रहे। और इन तीनों ही महर्षियों ने बड़ी कुशलता से और अपनी क्रियाओं और अपने अनुभव से इस भाषा को तैयार किया। यही इस भाषा की क्वालिटी और ये इसका रहस्य है। श्री प्रमोद कुमार जी जो वर्तमान में आयकर विभाग में एडिशनल कमिश्नर हैं, और विभागीय व्यस्तताओं के बावजूद भी उनका इस तरह के विषयों पर इतना अधिकारपूर्ण, अनेक विषयों पर जैसे हम उनका उद्बोधन सुन चुके हैं, इतने अधिकारपूर्ण ढंग से वो इतना इनको हम सबके सामने पेश करते हैं, बहुत बहुत प्रणम्य है। और हम उनकी इस उपलब्धि के लिए, उनके इस कार्य के लिए हम बहुत 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 आभारी हैं। अब मैं श्रद्धेय प्रमोद कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज का अपना उद्बोधन आरंभ करें। संस्कृत को विश्व भाषा का कैसे बनाया जाए। श्री प्रमोद कुमार जी। आदरणीय वागीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो शब्द कहे उनके लिए। और आपने प्रारंभिक में जो प्रस्तावना होती है उसको तो लगभग बता ही दिया है, लेकिन मैं वहीं से उस बात को आगे बढ़ाता हूँ जहां से आपने छोड़ी है। तो संस्कृत का जहां तक संबंध है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, मैं आपको बता दूं, संस्कृत पाणिनि पतंजलि इनसे भी पहले की है। पाणिनि जो हमारे महर्षि हुए, उन्होंने संस्कृत को पुनर्जीवन दिया एक तरह से, जो कि संस्कृत महाभारत के युद्ध में जो उसका वैचारिक आधार था, जो उसका प्रसार था, वो प्रसार थोड़ा मध्यम पड़ गया था, तो उसको पुनः उन्होंने एक वैज्ञानिक रूप दिया महर्षि पाणिनि ने। पतंजलि उनके बाद हुए, तो पतंजलि ने संस्कृत का जहां तक संबंध है, उन्होंने भी उसको एक प्रसार दिया योग के माध्यम से। संस्कृति से, और उस समय की भाषा है जिस समय ये भगवान महेश्वर सूत्र से निकली है, भगवान शिव के, उन्होंने डमरू के द्वारा इस भाषा की उत्पत्ति की थी। महेश्वर सूत्र सबसे प्राचीनतम है, जब सृष्टि का आदि हुआ, पहले कल्प के पहले प्राचीनतम है। तो संस्कृति प्रारंभ में 2 तरह की थी, वैदिक और लौकिक। वैदिक संस्कृति में थोड़ा सा प्रस्तावना दूंगा इसकी, उसके बाद में मुख्य मुद्दे पे आऊंगा। तो वैदिक जो संस्कृति थी वो विज्ञान की भाषा थी, ज्ञान विज्ञान की भाषा को कूटबद्ध करने का काम हमारे ऋषियों ने किया। जो समय जितना भी ज्ञान था वो संस्कृत में लिपिबद्ध किया करते थे। और दूसरी थी लौकिक, जो कि सामान्य जन के बोलने के काम आती थी। लौकिक संस्कृति और वैदिक में एक बड़ा अंतर ये था कि अगर हम वैदिक संस्कृति को लौकिक संस्कृत बना देते तो उस लौकिक, तो फिर आम जन भी उससे समझने लग जाता। ज्ञान विज्ञान जो साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो आम जन की समझ से
दूर की बात होती है। इसलिए संस्कृत प्रारंभ से ही दो अर्थी रही है, दो अर्थी भी नहीं, बहुअर्थी मान लीजिए आप। उस बहुअर्थी के कारण ही संस्कृत का जो सामान्य अर्थ है प्रबुद्ध जनों के लिए अलग है और सामान्य जनों के लिए अलग। अब बात आई इस बात की कि संस्कृत ने अपने स्वर्ण युग को बल्कि डायमंड युग को भोगा है। प्रारंभ में संस्कृत विश्व भाषा थी, इसके अलावा कोई दूसरी भाषा प्राचीन समय में देखने में नहीं आती। उसी से लगभग सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई। अपभ्रंश रूप में, जैसे जिस इलाके की जो भाषा हो गई उसमें इलाके के जो इलाकाई गुण थे वो उसमें समावित हुए और वो एक जैसे प्राकृत हुई, संस्कृत से पहली प्राकृत बनी, फिर उसके बाद पाली बनी। तो वो एक इलाका की मतलब एक स्पेसिफाइड एरिया की भाषा बन गई थी। अब बात आती है कि संस्कृत का चरम युग कब था। मेरे अनुसार जो मैंने पढ़ा है जितना भी, वैज्ञानिक रूप से संस्कृत का चरम युग द्वापर युग था। यद्यपि सतयुग से ही है, लेकिन द्वापर उसका अंतिम और चरम युग था। महाभारत के समय संस्कृत अपनी टेक्नोलॉजी और साइंस के चरम पे थी। उसके बाद हमें जो संस्कृत दिखाई देती है वो महाभारत युद्ध के पश्चात, और मैं सोचता हूँ 10वीं सदी तक, वो एक संस्कृत ऐसी है जिसमें ग्रंथों की रचना तो हुई, लेकिन विज्ञान तकनीकी उसमें विज्ञान तकनीकी थी नहीं, महाभारत के युद्ध में खत्म हो गई। तो विज्ञान तकनीकी की भाषा संस्कृत नहीं रह गई थी लगभग, एक्सेप्ट द मेडिकल साइंस जिसमें उन्नति हुई थी। जो वारफेयर साइंस थी, युद्ध विज्ञान था, सैन्य विज्ञान थी, उसमें खास तकनीक प्रगति नहीं हो सकी। इसलिए जो विश्व भाषा का एक वो था, व्यापक वो केवल संगार में ग्रंथों तक बन के रह गया। उसके अलावा मैक्सिमम आप मान लीजिए कुछ ग्रंथ लिखे गए इस पे आयुर्वेद पे, कुछ ग्रंथ अन्य विषयों पे लिखे गए, इसके अलावा नहीं रहा। तो इसका जो क्लाइमेक्स है वो है महाभारत काल। अब बात आती है इस बात को कि ठीक है भाई, संस्कृत ने चरम भोगा है, विश्व की भाषा थी, ज्ञान विज्ञान की भाषा थी, एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी, ठीक है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि संस्कृत विश्व भाषा के उसपे पद दलित हो गई। पद दलित मत कहो, आप कहो सिकुड़ दी गई। अब हुआ क्या कि वो हर भाषा जो ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं रह जाती है, वो श्रृंगार में भाषा बन जाती है। भाषा का एक इतिहास होता है, एक प्रवाह होता है। आप उस भाषा के प्रवाह को ये समझिए कि जैसे एक पहाड़ी आती है, उसका क्लाइमेक्स आता है, सिर्फ उतार आता है। तो उतार भाषा का वहां प्रारंभ हो जाता है जब वो भाषा अपनी लौकिक भाषाओं से मिल जाती है और वो ज्ञान विज्ञान से हट जाती है और उसमें लौकिक गुण समाहित होते जाते हैं, तो फिर वो अपनी शुद्धता खो देती है। तो वो शुद्धता होने के बाद में उसमें वोकैबुलरी बहुत बढ़ जाती है। आज भी संस्कृत भाषा में विश्व के सर्वाधिक शब्द हैं जिनकी संख्या अरबों है। इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश तो आज भी ग्रोइंग कर रही है, ठीक है। इंग्लिश का एक लिमिटेड है, वो आज भी डिफरेंट जो स्टेट की भाषाएं हैं, प्रोविंशियल इलाके की भाषाएं, उनसे अपने शब्द ग्रहण कर रही है। जबकि संस्कृत के साथ ऐसा नहीं, संस्कृत तो परिपूर्ण हो चुकी थी। परिपूर्ण के बाद में उसमें कुछ संगारिक तत्व आए जो पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक आए, और उसके बाद में वो बोझिल हुई। बोझिल होने के बाद में फिर वो डाउन हो गई। उसका डाउन होने के दो कारण थे। तो पॉलिटिकल, भारत का पॉलिटिकल क्षितिज पे 10वीं शताब्दी के बाद में अवसान होना शुरू हो गया था। तो ज्ञान विज्ञान की जो भाषा थी वो तो पहले ही महाभारत तक ही खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी, राज दरबारों की भाषा थी, वो संस्कृत चली आ रही थी। जब राज दरबार खत्म होना शुरू हुआ मुस्लिम आक्रमण के बाद, तो उसके बाद में संस्कृत का अवसान भी ग्रेजुअली शुरू हो गया और उसका स्थान एडमिनिस्ट्रेशन में, राज परिवारों में अरबी ने लेना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद फारसी आ गई, फारसी लेना शुरू कर दिया। और फिर कालांतर में जो अंग्रेज आए, जब यहाँ ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने अंग्रेजी लैंग्वेज को लिया, इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब क्योंकि तीन तरह से भाषा उन्नति करती है, या तो वो ज्ञान विज्ञान की हो, उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन की बन जाती है ऑटोमेटिकली, राज व्यवस्था की बन जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन एक ही बात है। उसके बाद फिर लोग इससे सीखने की कोशिश करना शुरू करते हैं, और जो मैक्सिमम लोग उससे सीखते हैं, उसके बाद वो फिर श्रृंगार की भाषा बनती है और वो बोझिल होती जाती है और वो खत्म हो जाती है। सेम संस्कृत के साथ हुआ, वो परिपूर्ण भाषा हो गई, बोझिल भाषा हो गई, खत्म होने लगी। अब बात आती है दूसरी चीज कि अब वर्तमान में 1828 में आपने मैकाले मिनट को पढ़ा होगा। मैकाले मिनट संस्कृत भाषा पे एक तरह से लास्ट प्रहार था कि उसे बिल्कुल जो हमारी विश्व भाषा थी महाभारत काल तक, उसके बाद 10वीं शताब्दी तक मान लीजिए आप थोड़ा बहुत, उसके बाद वो फिर सुकृति केवल हिंदू लोगों की भाषा बन गई। फिर सुकृते वो केवल पाठशाला तो सीमित रह गई। सामान्य जन जो बोलचाल में संस्कृत का प्रयोग करते थे, विशिष्ट सामान्य जन, वो खत्म हो गया।
तो 1828 में उस पाठशाला की भाषा पे भी अंतर प्रहार मैकाले ने किया, मैकाले मिनट्स के माध्यम से। उसने कहा कि जब तक ये संस्कृत भाषा रहेगी तब तक इनका राष्ट्र रहेगा, तब तक इनका धर्म रहेगा और तब तक इनकी संस्कृति रहेगी। तो उसे नष्ट करने का एक ही उपाय है कि इनकी भाषा को अंग्रेजी में तब्दील कर दिया जाए। मैकाले ने जो लेटर्स लिखे अपने पिताजी को, संस्कृत ब्रिटिश पार्लियामेंट को, उन लेटर को आप पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि उसका प्रहार शिक्षण संस्था पर इसलिए था कि वो ज्ञान विज्ञान की भाषा जो हमारी रही थी, प्राचीन भाषा, हमारी संस्कृति की भाषा, संस्कृत, उसकी जगह पे वो अंग्रेजी लाना चाहता था और वो इस मामले में सफल भी हुआ। जिस काम को 750 सालों में मुसलमान नहीं कर सके, मतलब मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं कर सके, उस काम को इजीली मैकाले ने कर दिखाया। उसने हमारे मस्तिष्क पर प्रहार किया, क्योंकि ये भाषा है, भाषा के द्वारा ही ज्ञान का प्रसार होता है, संस्कृति का प्रसार होता है और ये काम मस्तिष्क करता है स्पेशली। तो उससे पहले हमारे भुजाओं पर प्रहार तो हो रहे थे, लेकिन मस्तिष्क पर प्रहार नहीं था। अब बार मस्तिष्क पर प्रहार हुआ जो कि बहुत घातक सिद्ध हुआ हमारी संस्कृति के लिए। आज स्थिति ये है कि लोग संस्कृत जानते नहीं है, समझते नहीं है, और शायद मैं सोचता हूँ कर्नाटक में एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ संस्कृत बोली जाती है। विश्व की भाषा केवल एक गांव की भाषा बन के रह गई है। ये बड़ा दर्दनाक भी है। आपने देखा होगा इजराइल एक छोटा सा देश है, 55 लाख पॉपुलेशन थी उसकी, पॉपुलेशन है, और यहूदी भी कहीं से, कुछ यूरोप से भागे, कुछ रशिया से भागे, कुछ इधर उधर से भागे और भाग के इजराइल में इकट्ठा हुए 1948 तक, और एक नया देश बनाया उन्होंने संकल्प के साथ कि हम प्राचीन अपने यहूदी धर्म की जो संस्कृति है, यहूदी संस्कृति, उसको जीवित करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। और आज उन्होंने हिब्रू भाषा को, जो उनकी प्राचीन भाषा थी अब्राहम के समय की, उसको पुनर्जीवित कर लिया है और वो अपना सारा राजकार्य का कार्य, वहां हिब्रू एक अनिवार्य भाषा है और सारा राजकार्य का कार्य उसी में करने लगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं, मृत भाषाओं, ये हमारी संस्कृत तो मृत भाषा भी नहीं है, हमारी संस्कृत तो अब भी है, और हम उसमें इतना साहित्य लिखा गया, इतना साहित्य लिखा गया कि अब भी अगर अंग्रेजी के साहित्य को इकट्ठा कर दिया जाए, हिंदी को इकट्ठा कर दिया जाए, अरबी और फारसी को इकट्ठा कर दिया जाए, तो वो संस्कृत के भाषा के साहित्य से 10वां हिस्सा नहीं है। तो परिपूर्णता है इसमें। बस अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई 17वीं शताब्दी में, अब हम आते हैं मुख्य विषय पे। उसका मुख्य विषय, हमारा मुख्य विषय आज का यह है कि संस्कृत भाषा का विश्वव्यापी प्रसार हो कैसे। तो इसके जो प्रसार होने का अब जो रेमेडी है, वो रेमेडी के जो बेस है, वो बेस छिपा हुआ है इसकी प्राचीनता में। अब आप सीधे पहुंच जाइए महाभारत काल कि महाभारत काल में विश्वव्यापी भाषा क्या थी और कैसी थी। अरे भाई सीधा सा हिसाब है कि विश्वव्यापी भाषा इसलिए थी कि साइंस टेक्नोलॉजी सारी इसी में थी, तो ना चाहते हुए वो पढ़ना पड़ता था उसको। अब आप सपोज करो, अब आज की डेट में पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी को लिपिबद्ध करने का काम सारे वैज्ञानिक हमारे देश के ही मान लो, या वो सारी साइंस टेक्नोलॉजी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हो, तो कौन स्टूडेंट उसे पढ़ना नहीं चाहेगा, चाहे वो चीन का हो, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे अमेरिका का हो, कनाडा का हो, न्यूजीलैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो अरेबियन कंट्री, गल्फ कंट्रीज का हो, कौन नहीं पढ़ना चाहेगा उसको, टेक्नोलॉजी को। नहीं पढ़ना मत पढ़ो, आप बैकवर्ड हो जाओगे। तो अगर संस्कृत को विश्वव्यापी भाषा बनाना है तो उसके बीच महाभारत काल में है। तो महाभारत काल में हम साइंस टेक्नोलॉजी में सर्वोच्च थे, और कोई भी ऐसा, जब मिलिट्री साइंस का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे मेडिकल साइंस का हो, चाहे किसी भी तरह का हो, जनरल यूटिलिटी का हो, उस समय हम वैज्ञानिक खोजों की एक श्रृंखला देखते हैं और वैज्ञानिक खोज पाते हैं जो आज भी अनएक्सपेक्टेड लगती हैं हमें। आज से 30 साल पहले, मैंने आपको पहले भी एक बार लेक्चर में बताया था, 30 साल पहले हम नहीं समझ पाते थे कि क्लोनिंग क्या चीज है। हम दुर्योधन और इनका दुशासन, इनका ये 100 कौरव थे, उनके जन्म को अनएक्सपेक्टेड मानते थे कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक स्त्री 100 बच्चों को जन्म दे अपने जीवन काल में। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज वो क्लोनिंग सिस्टम है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी सिस्टम है, क्लोनिंग सिस्टम है, ये ऐसे हैं जिनके 700 के 1000 बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी वहां रही होगी। तब 30 साल पहले हम हंसते थे, हमें खुद समझ में नहीं आता था कि हम कैसे एक्सप्लेन करें कि उस समय जो हमारे ग्रंथों में बातें लिखी हैं, हम कैसे एक्सप्लेन करें कि मन की उससे दूसरा गुमान इतना तेज उड़ सकता था। अरे नेचुरली बात है, मन का मतलब है सीधा सीधा कि आप चाहो जितनी स्पीड दे दो, उसमें स्पीड कंट्रोल आपके हाथ में थी। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी का विकास है, डेवलपमेंट है, ये आपकी लैंग्वेज को भी उन्नत बनाता है। देखो संस्कृति का जब विकास होता है तो उस समय 3 तत्व निहित होते हैं उसमें। भाषा का विकास पैरेलल चलता है, तकनीक का विकास सबसे आगे चलता है, वही लीड करता है, और उसके पीछे चलते हैं भाषा, उसके पीछे चलती है संस्कृति। ऑटोमेटिक संस्कृति आगे बढ़ती चलती है जब तकनीकी का विकास होता है।
हमें आवश्यकता है कि इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की रचना की आज की डेट में, एक ऐसी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी विज्ञान तकनीकी की बेस पे हो, ना कि अंधविश्वास और पाखंड के बेस पे। तो अगर विज्ञान तकनीकी ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाएं जो विज्ञान तकनीकी में उच्च हों, ऐसे लोगों को सम्मान प्रदान किया जाए, जैसे प्राचीन भारत में होता था, ऋषि मुनियों को सम्मान होता था। क्यों होता था? विज्ञान तकनीकी के जनक थे वो। तो अब इस चीज में अगर हम इसको आगे बढ़ाएं कि इंटेलेक्चुअल सोसाइटी रचना करें, अमेरिका देख लो आप, आज की डेट में अमेरिका दुनिया भर से सारी प्रतिभाओं को अपने यहाँ इन्वाइट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी का जो पायनियर है अमेरिका, उस पायनियरशिप को खोना नहीं चाहता। अगर वो जिस दिन उसे खो देगा उस दिन वो डाउन हो जाएगा। देखो अब उस चीन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से साइंस टेक्नोलॉजी के में, ठीक है। तो मुझे डर है कि कुछ दिनों बाद ऐसा ना हो कि अंग्रेजी मंदारिन विश्व भाषा बन जाए। अभी आप मंदारिन में किसी इसको वो लिपिबद्ध कर दो, किसी भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन को, तो नेचुरली बात है कि हमारे देश के सारे स्टूडेंट उसे पढ़ना के विवश होंगे, पढ़ेंगे। तो सिमिलरली हम अगर संस्कृत भाषा को विश्व भाषा बनाना चाहते हैं तो पहला हमें काम करना होगा कि हमें विज्ञान तकनीकी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की रचना करनी होगी और विज्ञान तकनीकी का विकास करना होगा और उसको संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखना होगा, जिससे कि विश्व के लोग पढ़ने को विवश हों। दूसरा आया कि अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है। इसके बाद के प्रोसेस के बीच भी तरीके हैं। भाई हमारी संस्कृत जो कि कम से कम हमारे देश की भाषा थी, रह गई थी 10वीं शताब्दी में, पहली शताब्दी में महाभारत के युद्ध के बाद, तो वो उससे रिप्लेस कैसे हुई? उसका कारण था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा तो रह गई थी ना, टेक्नोलॉजी की भाषा तो नहीं रही थी, लेकिन आयुर्वेद इसमें लिखा जा रहा था, कुछ और विज्ञान लिखा जा रहा था। भारत में बहुत बड़े इन्वेंशन हुए थे और एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी, राजकाज की भाषा थी। तो उसको रिप्लेस किया 11वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने। तो अगर हम राजकाज की भाषा संस्कृत को बना दें, अब सपोज कीजिए इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी हमें विद्यालयों में कक्षा 1 कम से कम 1 से लेकर संस्कृत को दुभाषा फॉर्मूला पर चलने दें, ठीक है। हम उसको संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे कश्मीरी से लेके असमिया तक, असमिया से लेके गुजराती तक, और गुजराती से लेके, मैं कह रहा हूँ भले ही ये लोग क्या कह रहे हैं कि तमिल नहीं उत्पत्ति हुई है, मैं कहता हूँ तमिल की उत्पत्ति संस्कृत से है। आप ये मान लीजिए कंफर्म करके, क्योंकि महर्षि अगस्त पहले व्यक्ति थे जो दक्षिण भारत में गए थे और दक्षिण भारत में जाके इन्होंने ज्ञान विज्ञान का प्रसार किया था। उससे पूर्व जो भाषा बोली जाती थी तमिल, वो सेंटेनाइल या मतलब कहोगे सुपर आदिवासियों की भाषा थी, जो कि आज अंडमानी वंडमानी है, जो अंडमान निकोबार में बोली जाती है। तो तमिल को हम ये कहें कि तमिल उसकी भाषा नहीं है, ये तो गलत है। तमिल ऐसे ही जैसे मराठी है। ये तो ऐसा है एक्चुअली कि हमारे यहाँ विभेद पैदा करने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों का, जिसमें अंग्रेज प्रमुख रूप से हैं, तो अंग्रेज इन चीजों को बहुत देखते हैं। मतलब ये अंग्रेज कहोगे आप, एक तरह से पश्चात्य लोग, वेस्टर्न लोग इस चीज को स्पेशली देखते हैं कि अगर किसी को मारना है तो उसके दिमाग पे मारो, तुरंत मर जाएगा। अगर उसके हाथों पे मारा, हाथ काट दो तो वो जिंदा रहेगा, फिर भी वो तुम्हारे खिलाफ कुछ यूज कर सकता है। तो वो दिमाग पे मारने के लिए तुम्हारी भाषा पर अटैक करेंगे, तुम्हारी कल्चर पर अटैक करेंगे, तुम्हारी विज्ञान पर अटैक करेंगे, तुम्हारी शिक्षा पर अटैक करेंगे, जो शिक्षा प्रणाली थी। और एक तरह से इस स्थिति में तुम्हें ले आएंगे कि तुम्हारा जो प्राचीन ग्रंथ है ना, वो तुम्हें मिथिक महसूस होंगे। क्यों मिथिक महसूस होंगे? इससे कि तुम अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान से मरहूम रह जाओ, तुम उस प्राचीन ज्ञान विज्ञान को जान ही नहीं पाओ। विज्ञान की 3 अवस्थाएं मैंने पहले लेक्चर में बताई थी आपको। इसमें पहली है हाइपोथेसिस, दूसरी एक्सपेरिमेंट और तीसरी कंक्लूजन। तो हाइपोथेसिस जो सिचुएशन है विज्ञान की, पहली हाइपोथेसिस कहती है सोचो सोचो और सोचो। हमारे जो अभी पूर्व राष्ट्रपति कलाम भी कहते थे कि एक प्रबुद्ध जन को सोचते रहना चाहिए। उसकी सोचने से उसको कोई नई चीज सामने आएगी और नई चीज सामने आने से ही एक नया इन्वेंशन होगा। तो अब हम जब सोचेंगे किससे, हाइपोथेसिस हो हमारे पास कोई। हाइपोथेसिस कहां से मिलती है हमें? कहीं ना कहीं हमें किसी किताब से मिलती है, पुस्तक से मिलती है। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस बात को वेस्टर्न वाले जानते हैं कि बहुत सी हाइपोथेसिस छिपी हुई है। अब होता क्या है कि हमारे कुछ वामपंथी लोग जो कि इस देश में भी हैं, उन हाइपोथेसिस की, जो कि एक्सपेरिमेंट तो जनरली है कि जब उस समय एक्सपेरिमेंट हुए होंगे महाभारत काल में, तभी तो वो इन्वेंशन सामने आया। अदरवाइज हाइपोथेसिस ऐसे क्यों नहीं है कोई? मैंने आपको पहले बताया था, इस विषय पर विस्तृत मैंने लेक्चर भी दिया था। तो हमें प्राचीन ग्रंथों से काटते हैं वो लोग। हम अगर किसी बात पर, कोई भी भारत का नागरिक, प्रबुद्ध आर्य अगर उस विषय पर कुछ बोलता है तो उसकी सबसे पहले खिल्लियां उड़ाई जाती हैं इन वामपंथियों के द्वारा, वेस्टर्न वालों के द्वारा, जो वेस्टर्न वालों से बैक्ड हैं, उनके द्वारा उन्हें प्रश्रय दिया जाता है।
तो उसकी खिल्ली इसलिए उड़ाई जाती है जिससे कि वो प्रेशर में आ जाए और अपने आप उसको हीन समझने लगे। पहली बात यह है कि आपको अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान को हीन नहीं समझना है किसी भी कीमत पर। जो ज्ञान है उसको साइंटिफिक तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, सोचना है, क्योंकि जो कुछ उनमें लिखा हुआ है इसका मतलब वो कभी न कभी हो चुका है। लेकिन आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं, एक महाभारत के विशाल युद्ध के बाद, जैसे अभी सपोज करो विश्व युद्ध हो जाए, अभी तृतीय विश्व युद्ध, उसके बाद देखना समाज कैसा बन जाएगा, बिल्कुल बैकवर्ड, और वो घृणा करने वाला होगा उन हथियारों से जिन हथियारों के द्वारा विश्व का विनाश हुआ है। वही महाभारत में हुआ था। उसके बाद तुमने देखा कि मिलिट्री साइंस में कोई डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन आयुर्वेद में खूब डेवलपमेंट हुआ। जो मिलिट्री साइंस में इसलिए नहीं हुआ, उन्हें हथियारों से घृणा हो गई थी, जिन हथियारों ने मानव सभ्यता का विनाश कर दिया। अब उन हथियारों को वो किस तरह से सपोर्ट करते, इसीलिए मिलिट्री साइंस पे आवाज नहीं आ रही सर। नेट की प्रॉब्लम हो गई। साउंड साउंड नहीं आ रही सर। साउंड की प्रॉब्लम। अच्छा दूसरा, ओके। अब देखिए, खोलिए खोलिए खोलिए, साउंड खोलिएगा, साउंड साउंड खोलिएगा। खोलिए साउंड। हाँ, साउंड बंद है सर। हाँ, अब हुआ है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? आ गई सर, आ गई, ठीक है, आ गई, थैंक यू। तो मेरे कहने का मतलब था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा से बनाइए। अब देश हमारा स्वतंत्र है, देश परतंत्र तो है नहीं, हमारे अपने लोग ही शासन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से शासन व्यवस्था जो 1947 के बाद आई, वो उन लोगों के हाथ में आई जो अंग्रेजों के द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे अपनी आपके यहाँ सर साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। स्कूलों में। हाँ, आवाज आ रही? हाँ, अब आ गई सर, आ गई, ठीक है सर। फिर मैं 1 मिनट खोल देता हूँ, 1 मिनट। खोलिए खोलिए सर, साउंड खोलिए। हाँ, साउंड खोलिए खोलिए। मेरी तो बिल्कुल साउंड है। हाँ खोलिए। हाँ, आ गई सर, साउंड खोलिए। हाँ, आ गई सर। तो मेरे कहने का मतलब है इसको किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बनाया जाए, विचारणीय प्रश्न अब ये है। तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बनाने के लिए हमें पहले इसे स्कूल की भाषा बनाना पड़ेगा। तो लोग जानेंगे नहीं, लोग सीखेंगे नहीं, तो इसको किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो स्कूल में इसे कक्षा 1 से लेके 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था में संस्कृत को एक अनिवार्य भाषा बनाना चाहिए। अब दुभाषा फॉर्मूला, त्रिभाषा फॉर्मूला बहुत चलते हैं। कुछ लोग अंग्रेजी की बात करते हैं कि अंग्रेजी साहब अनिवार्य होनी चाहिए हमारे लिए। तो ये कुछ एक लोगों की मांग है, डिमांड है, इस पर हमें झुकने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी को एक भाषा की तरह पढ़ाया जाए, लेकिन उसको एक संस्कृति की अनिवार्य अंग की तरह न देखा जाए, वो ज्यादा बेटर है। संस्कृत को हमारी देश की संस्कृति के अनिवार्य अंग की तरह देखा जाए कि संस्कृत पढ़ाना हमें बहुत आवश्यक है, और उसके बिना किसी भी क्लास में पासिंग न रखी जाए, इसकी आवश्यकता है। तो जब संस्कृत 1 से लेकर 12 तक बच्चा पढ़ेगा, तो उसको हिंदी को लौकिक, जैसे पहले तो थी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, अब बना दिया जाए कि संस्कृत जो कि ज्ञान विज्ञान की भाषा होगी, जो कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बनेगी, राजकाज की, और दूसरी हिंदी जो कि सामान्य बोलचाल की भाषा रहेगी, और दोनों ही बहुत ही इंटरलिंक हैं। संस्कृत से न तो कश्मीरियों को परेशानी है, संस्कृत से न पंजाबी को परेशानी, जो बहुत से उसके जो एलिमेंट है वो संस्कृत से है। संस्कृत इन सारी भाषाओं की आदि जननी है। पूरे देश में जितनी भाषाएं, चाहे वो मराठी को, मैंने देखा है मराठी में एलिमेंट संस्कृत के हैं। मेरी मलयालम वालों से बात हुई है, मलयालम में बहुत से मतलब मेजर जो उसके अल्फाबेट्स हैं वो संस्कृत से हैं। पश्चिम बंगाल में देख लो,
है। अमी बोल तो है, अमी अहम से अमी बन गया है वो, सीधा सीधा अहम माने में, संस्कृत में अमी बंगाली में बोलते हैं, बोल तो है तो बोलती से बोल तो है बन गया वो। तो एक्चुअली क्या है कि संस्कृत लगभग देश की सारी रीजनल लैंग्वेज का आदि जनक है। तो इसलिए उन्हें कोई मतलब हमारी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जहाँ क्रिएट कुछ होती है, कुछ अंग्रेजी ना लोग हैं वो इसको मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा ना हो, और वो भी नहीं उठाते, वो उनको बैकअप रहता है, वहां से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से कि तुम इस मुद्दे को उठाओ, हम तुम्हें फंडिंग करते हैं। काय के लिए फंडिंग करते हैं? मैं थोड़ा बड़ी बात बोल रहा हूँ और बहुत गहराई वाली बात बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे उसे बोलने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि मैं किसी भी चीज से डरता नहीं। तो संस्कृत को अगर राजकाज की भाषा बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बनाना है, तो उसे स्कूल की भाषा बनाना पड़ेगा, ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाना पड़ेगा। स्कूल की भाषा बनाने के लिए हमें द्विभाषा या त्रिभाषा फॉर्मूला भाषा के संबंध में जारी करना पड़ेगा। हमारे देश के बहुत से मिशनरी से इंस्पायर्ड विद्यालय हैं, उन सारे विद्यालयों में ये एक चीज समझ में नहीं आती, लोग फ्रेंच सिखवाते हैं, लोग जर्मन सिखवाते हैं, लोग कौन सी और कई लैंग्वेज स्पेनिश सिखवाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को संस्कृत के लिए एडमिशन कराने वाले कितने लोग हैं मुझे जरा बताओ। जबकि ये 100% साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसमें कतई 1% का भी हीला वाली नहीं है कि ये वैज्ञानिक भाषा नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, संस्कृत जो भाषा है वो विभक्ति परक है, और विभक्ति परक होने के कारण इसे उल्टा सीधा आड़ा तिरछा कैसे ही बोल लीजिए, इसका अर्थ अनर्थ नहीं हो सकता। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अहम मथुरायाम गच्छामि, ये संस्कृति में है कि मैं मथुरा जाता हूँ, जो मथुरा मेरा मूल स्थान है, इसलिए मथुरा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो अब इसे मैं ऐसे भी बोलूँ ना, गच्छामि मथुरायाम अहम, या गच्छामि अहम मथुरायाम, मथुरायाम गच्छामि अहम, आप कैसे भी बोल लीजिए इसको, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलेगा, इसका अर्थ वही रहेगा, क्योंकि ये भाषा विभक्ति परक भाषा है। दुनिया में अदर दूसरी कोई भाषा नहीं है। अभी मैं इंग्लिश में एक एग्जाम्पल दूं, आई गो टू मथुरा, ठीक है, मथुरा गो टू आई तुरंत बदल जाएगा, पूरी कहानी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं मथुरा जाता हूँ, जाता मैं मथुरा हूँ, ये बोल दूं हिंदी में तो अभी उल्टा सीधा हो जाएगा, लेकिन संस्कृत में आप कैसे भी बोलिए, संस्कृत में उल्टा सीधा नहीं होगा, अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। तब सोच लीजिए कितनी बड़ी वैज्ञानिक भाषा है ये, जिस भाषा में उसका शब्दों के आगे पीछे करने से अर्थ ही न बदलता हो, तो उससे बड़ी वैज्ञानिक भाषा होगी क्या? क्योंकि ये तो महेश्वर सूत्र से पैदा हुई है, ठीक है, और यही देव, इसीलिए ये देव भाषा कहलाती है। ठीक है, तो इस भाषा को सीखना कोई कठिन काम नहीं है। अरे आपकी मेजर जो सीखने वाला तत्व है उसमें 7 तो विभक्ति हैं, सॉरी 9 विभक्ति हैं, नहीं 8 विभक्ति हैं, सॉरी 8 वो हैं विभक्ति हैं, और प्रथमा द्वितीय तृतीया से लेके अष्टमी तक, अष्टम तक, और इसमें 9 लकार हैं, लट लो लंग लोट, ये 9 लकार, विदलिंग विदलिंग 5 मुख्य लकार और 4 एक्स्ट्रा लकार, इसके अलावा है ही नहीं कुछ संस्कृत में। तो इनको सीखना कोई कठिन काम नहीं है, ये बना रखा है बहुत। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी का कोई आधार ही नहीं है। आप इंग्लिश में देखिए, किसी में टी आता है, किसी में टी साइलेंट हो जाता है। अब ये पता नहीं कौन से में टी साइलेंट होगा, कौन से में नहीं आएगा, तो क्योंकि उनकी लैंग्वेज कोई वैज्ञानिक बेस पे नहीं डेवलप हुई है, ये जंगली लोगों की लैंग्वेज थी 15वीं शताब्दी तक, जो केवल 2 कारणों से फिर एक तो उन्होंने विश्वव्यापी साम्राज्य बनाया, और एक तकनीकी ज्ञान में आगे चले गए वो। ये 2 कारण हुए। तकनीकी ज्ञान में कैसे आगे गए? यहीं के ग्रंथों से हाइपोथेसिस ले लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उसका कंक्लूजन निकल आया 150-200 सालों में। तो इन आवश्यकता केवल 2 चीज की है कि ज्ञान विज्ञान में हम आगे रहें, दूसरा इसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बनाए। बड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूं मैं एक बार फ्रांस गया था, तो मैंने एक किसी से एफिल टावर जाने के लिए रास्ता पूछा इंग्लिश में, तो उसने मुझे 2 बार अनसुनी की और तीसरी बार उसको माउंट पिचका दिया उसने। तो मुझे किसी ने बताया आपके बैक में कोई बोल रहा है सर, आपके बैक से आवाज आ रही है, आपके बैक से आवाज आ रही है, आपके बैक से घर में आपके कमरे से आवाज आ रही है। मेरे बैक से आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, फिर कहाँ से? मेरे बैक से आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मेरा तो प्रिंट ऑफ साइलेंस है। किसका आ रही है ये आवाज? कहाँ से आ रही है? ये किसी का म्यूट नहीं है, किसी का खुला हुआ है। म्यूट ये काला साहब आपके तो म्यूट, काला साहब, ओहो काला साहब देखिएगा, ये किसका वो है साउंड? म्यूट कर लीजिएगा प्लीज।
ये हमारे यहाँ से नहीं आ रही भाई साहब, मैंने तो अब किया बात करने के लिए कि आवाज भाई कहाँ नहीं जा रही आएगा। है? साउंड किसकी आ रही है? चलिए बंद हो गई, चलिए। अब बंद हो गई शायद। अब बंद हो गई, तो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब इन दो चीजों में सामने आए हैं कि किस तरह से स्कूल कॉलेज की भाषा बनाए। तो उसमें एक सीधा सीधा फंडा है कि आप इसे कक्षा फर्स्ट से ही थोड़ा थोड़ा करके और एक सिलेबस तैयार किया जाए, सरकारी सिलेबस तैयार कराए और उसे इंटर तक एक अनिवार्य एलिमेंट के रूप में रखा है। बल्कि ये फैसिलिटी भी आगे चल के दी जानी चाहिए 8-10 साल बाद, कि जो स्टूडेंट संस्कृत में एग्जाम देना चाहे वो दे सकते हैं। तो अब जो स्टूडेंट हमारा निकलेगा, क्योंकि ये लॉन्ग एक दीर्घजीवी योजना है, ये शॉर्ट टाइम की योजना वो नहीं है, प्लानिंग नहीं है, एक लॉन्ग टाइम की प्लानिंग है। इसमें कम से कम किसी भाषा को एस्टेब्लिश करने में हमें 25 नहीं 50 साल लगते हैं। 25 साल तो उसके परिणाम रिजल्ट आना शुरू होता है। तो जैसे जैसे कॉलेज की स्कूल की भाषा बनाएंगे, और सरकार ये काम कर सकती है यदि उसमें इच्छा शक्ति हो तो, और फिर लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। इसमें एक डर को त्यागना पड़ेगा। वेस्टर्न वाले तुम्हारा सबसे अच्छा दोहन किस चीज में करते हैं? वो किसी चीज की, जैसे तुम्हारी संस्कृति की बात आती है, किसी ग्रंथ की बात आती है, भाषा के उन्नयन की बात आती है, तो उसमें एक हल्ला मचाना, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अरे देखो ये एकदम से शोर मचेगा चारों तरफ से, और शोर के कारण हम लोग एक भयभीत से हो जाते हैं, हमने क्या बोल दिया, हमने कोई गलत तो नहीं बोल दिया। हम अपने ही ग्रंथों को ये मानने लगते हैं कि देखो हमने तो बहुत गलत बोल दिया, बहुत गलत काम है उनके बारे में बोला, तो ये तो बहुत बड़ा बैकवर्डनेस है, ऐसा हो जाएगा, देखो उसका क्या, सब लोग मने कर रहे हैं। हम लोग उनको बुद्धिजीवी मानने लग जाते हैं, जो कि कुछ नहीं है, वामपंथी खोपड़ी वाले लोग हैं। रियलिटी बात ये है कि अगर किसी बात को हमने कहा है और अपने ग्रंथों से उद्धृत किया है, तो उसके लिए हमें डटना चाहिए और उसकी वैज्ञानिकता को सामने लाना चाहिए। तो इस बात की आवश्यकता है। हम विश्व शक्ति बनना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें मानसिक रूप से सशक्त होना चाहिए कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारे ग्रंथों के बारे में अगर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने की कोशिश करता है तो उसका प्रतिकार बौद्धिक रूप से किया जाना चाहिए और बहुत ही स्ट्रांगली किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा ज्ञान और विज्ञान और ये जितना आगे था, उसका एक छोटा सा अंश से आधुनिक सभ्यता निर्मित हुई। वो लोग हमारे विज्ञान को ही लेते हैं, हमारे हाइपोथेसिस लेते हैं ग्रंथों से और अपने डेवलपमेंट कर लेते हैं, और उसमें कहीं भी वो अपनी संस्कृत कल्चर को आगे दिखाने लग जाते हैं और हम उसको डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो इसीलिए जब इस तरह की एक्टिविटी हुआ करे तो उसका समेकित प्रतिकार किया जाना चाहिए। समेकित का अर्थ है सारे लोग मिलकर प्रतिकार करें, हर जगह पर जहां भी हो, और कभी भी ये फीलिंग ना आने दें अपनी मानसिकता में कि हम निचले स्तर के थे। अरे कैसे भाई निचले स्तर के थे? सारी दुनिया में हमारा राज था, ये रियलिटी है। अब ये फंडा नया आ गया है कि हमारे आर्य तो कहीं आक्रमण ही नहीं करते थे। मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, ऐसे ग्रंथों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। मैं बता दूं आपको, मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था जिसमें था कि राजा विक्रम टर्की तक विजय यात्रा करते हुए गए, तो बिना आक्रमण के चले गए थे, आक्रमण हुआ ही नहीं, और वहां जाके टर्की तक जाके इन्होंने अपना ज्ञान विज्ञान फैलाया। टर्की में एक वो है जैसे वो लाइब्रेरी, ठीक है, बहुत फेमस लाइब्रेरी है वो इस्तांबुल की। उस इस्तांबुल की लाइब्रेरी में एक ग्रंथ है शियार उल ओकल। वो ग्रंथ एक 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी के एक अरेबियन ने लिखा हुआ है। उस ग्रंथ में वो लिखता है कि जय हो उस भारत देश के सम्राट विक्रम की, जिसने ज्ञान विज्ञान का प्रवेश हमारे इस क्षेत्र में कराया और अपने देश से सूर्य से भी प्रखर बुद्धि वाले ब्राह्मणों को यहाँ भेजा, जिन्होंने हमारे बीच में हमारे समाज को उस ज्ञान के सूर्य से अवगत कराया। आप पढ़ना उसको जरा, पेज नंबर 510। ठीक है, तो भाई ये बताओ कि हमारे विक्रमादित्य उस क्षेत्र में गए, वहां नवोन्मेष से, नए ज्ञान से, नई सभ्यता से उन्हें परिचित कराया। ये उनके ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ, ये तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा उनके ग्रंथों में। ये उनके ग्रंथ से मैं ले रहा हूँ, इसीलिए कहीं ये न कोई कह दे कि यहाँ इन्होंने अपने से बना लिया है, या हमने अपने से नहीं बनाया। तो उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो 6वीं शताब्दी का ग्रंथ था, मोहम्मद से आने से पहले, इस्लाम के आने से पहले इन्होंने लिखा। तत्कालिक ज्ञान उस पर है कि उसमें क्या क्या हुआ, लिखा उसका। मैंने उस किताब का नाम भी बताया, पेज संख्या भी बताई है जिस पर लिखा हुआ है। तो ये जो मिथिक नया एक पैदा हुआ कि हमारे लोग कहीं नहीं गए, ये इसलिए हुआ, ये देश जब जाएगा ना, ये देश उसके ज्ञान विज्ञान पे अपने पे
इसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो फिर दुनिया केवल भारत की चलाई चलेगी। विश्व व्यवस्था है जो वर्ल्ड ऑर्डर जिसे बोलते हैं, जो समय अमेरिका के कब्जे में है, कुछ दिनों पहले इंग्लैंड के कब्जे में था, ये वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया से डिसाइड होगा, जो पहले होता था 10वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो इसमें आवश्यकता इस बात की, तो पहले हम अपना कॉन्फिडेंस तो लाएं, उसकी आवश्यकता भयानक है। विश्व भाषा संस्कृत को बनाना है तो हमें कॉन्फिडेंस लाना होगा। जो भी ग्रंथ है संस्कृत में, जो भी हमारा ज्ञान विज्ञान, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लाना होगा। उसमें हमें एक्सपेरिमेंट भी करने होंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुए हैं। मैंने कई ऐसी चीज देखी महाभारत में। एक बात सुन लीजिए, आपको बताया जाता है कि महाभारत घर में मत रखो। महाभारत आप घर में रखेंगे तो झगड़े हो जाएंगे। भाई ये कब से चले गया झगड़े हो जाएंगे? वो तो मैंने कभी नहीं सुना। काय के झगड़े होंगे भैया, ये बताओ। मेरे घर में महाभारत रखा हुआ है, पता है, एक कार्टून भर के महाभारत लेके मंगाया मैंने। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, 1 लाख के आसपास श्लोक है, तो वो कोई एक किताब में तो आता नहीं है, उसके लिए कम से कम 10 किताबें हैं, तो पूरा कार्टून भर गया। तो वो कार्टून भर के लाया, मैंने पूरा पढ़ा। ये वास्तविक सच है दुनिया का। जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में नहीं है, और जो दुनिया में है वो सब महाभारत में है। ये सच है। आप ज्ञान विज्ञान पढ़ो। देखिए ऐसा है, आप ये मोबाइल फोन से हम सब यूज करते हैं। मैं आपसे कहूँ अभी आप मोबाइल बना लेंगे? जानते तो सब है, उसमें सब कुछ जानते हैं आप, कौन सा क्या है कौन सा क्या, लेकिन बना नहीं सकते। तो अभी ज्ञान विज्ञान में क्या नाश हो जाए, उन वैज्ञानिकों का अंत हो जाए किसी भी तरीके से, तो मोबाइल की हाइपोथेसिस तो हमारे सबके पास है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। वो हमें करनी पड़ेगी, फिर से दोबारा लानी पड़ेगी, है ना। तो इसी तरह से हमारे ग्रंथों में हाइपोथेसिस तो है। जिन लोगों ने ग्रंथ लिखा उन्होंने तो विस्तृत लिखा, लेकिन वो जिन्होंने ग्रंथ लिखा था उसके बाद में, वो किसी एक फील्ड के वैज्ञानिक तो थे, लेकिन सब फील्डों के वैज्ञानिक थोड़ी थे। एक तो बड़े ही विशुद्ध, रियल विशुद्ध से आदमी उबा हुआ था, क्योंकि इतने इस विशुद्ध में करोड़ों, कई 100 करोड़ आदमी मारे गए थे। आपको बताया था मैंने एक बार कि महाभारत के जो 11वां चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है वर्ष संख्या 26 से लेके और 32 तक कि महाभारत के फलस्वरूप जो डेथ टोल थी वो 167 करोड़ 20 लाख थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महाभारत ग्रंथ बोल रहा है। जब युधिष्ठिर से पूछा धृतराष्ट्र ने, जब आए युधिष्ठिर युद्ध में जीत होने के बाद, कि कितने लोग मारे गए, क्या क्या युद्ध का पूरा वृत्तांत सुनाओ, तो उन्होंने कहा था कि हे महाराज, इस युद्ध में 167 करोड़ 20 लाख आदमी मारे गए। आप पढ़ लीजिए, निकाल लीजिए, मैंने बता दिया आपको। ये नहीं बताएंगे तुम्हारे ग्रंथों में क्या लिखा है, कितना विशाल युद्ध था, कितनी टेक्नोलॉजी हाई थी, कितना, जैसे आप आज उन्नति के चरम शिखर पे, ऐसी तब थे लोग, कैसे पहुंच जाते थे दूसरे ग्रहों पे? कोई ये मिथिक थोड़ी था। अरे आपके पास विमान थे जी, इसलिए पहुंचते थे लोग। वो इस विश्व युद्ध में खत्म हो गया। अभी आज वर्ल्ड वार हो जाए, यूक्रेन में चली रहा है ऐसा ड्रामा, तो अभी सभ्यता ढूंढी नहीं मिलेगी आपको। टॉर्च ला के देख लेना, किसी भी जगह टेक्नोलॉजी का नाम नहीं मिलेगा, स्पेशल वारफेयर टेक्नोलॉजी का। जब लोग उससे परेशान हो जाएंगे ना कि इसी ने मानवता का विनाश कर दिया, हम उसको दोबारा डेवलपमेंट नहीं करें, और ज्यादातर लोग जो वैज्ञानिक हैं वो लोग मारे जाएंगे। रियल वर्ल्ड वार तो अब जो होगा वो होगा। ये प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के रियल वर्ल्ड वार नहीं थे, ये तो एक इलाकाई झगड़े थे जो यूरोप में हुए थे। केवल चाइना और इंडिया तो उससे अछूते थे, कितने ही देश अछूते थे इससे, कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन तो किया नहीं। ये तो आपस का उनका झगड़ा था, लेकिन अब जो होगा वो वर्ल्ड वार रियल होगा। ऐसा ही जैसे महाभारत में होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट प्लस एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ स्कूलिंग सिस्टम में इसको, संस्कृति को अनिवार्य करना, ये बहुत ही मस्ट चीज है। तो इस पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। अब इसके अलावा विश्वव्यापी भाषा के लिए देखो, आप देखते होंगे जर्मनी है, फ्रांस है, वो एक काम करते हैं। जर्मनी जो भाषा है, जर्मनी है, वो ये करता है कि अपनी भाषा के प्रसार के लिए भारत में धन देता है। ये आपने देखा होगा। ऐसी फ्रांस देता है कि यहाँ के स्टूडेंट हमारी जर्मनी को पढ़ें, ठीक है, तो उन स्कूलों को फंडिंग की जाएगी, उन ट्रस्ट को फंडिंग की जाएगी। ये नेचुरली अपने भाषा के प्रसार का एक तरीका है आज की डेट में। लेकिन मैं सोचता हूँ जहां तक कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी जब उसमें लिखने लग जाते हैं किसी भी, तो फिर वो भाषा जिसमें कि टॉप इंटेलेक्चुअल आ जाते हैं सामने, वो भाषा फिर ऑटोमेटिकली दूसरे लोग सीखना शुरू कर देते हैं उस लैंग्वेज को। तो इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम धन देना दें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले भी हम धन नहीं देते थे, ठीक है। इस बात में भाषा के प्रसार के लिए एक अच्छी हरकत है, इसमें कोई बहुत बड़ा रिजल्ट सामने नहीं आता है, लेकिन इसको तकनीकी भाषा जरूर बना।
इसको ज्ञान विज्ञान की भाषा जरूर बनाए। अच्छा, अब तीसरी बात आ गई थी ध्रुवता की। मैं नहीं सोचता कि संस्कृत एक ध्रुव भाषा है, वो सीखी नहीं जा सकती है, ये तो बेकार की बात है, वो सीखी नहीं जा सकती है। वो उससे आसान कोई भाषा ही नहीं है दुनिया में। उसका फंडा बड़ा क्लियर है। देखो, वैज्ञानिक प्रिंसिपल्स होते हैं बड़ा जैसे मैथमेटिक्स है, आप देखिए मैथमेटिक्स आपकी बुद्धि को खोलता है, ओपन करता है। मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन या इंटर करने के बाद में आपको देखा होगा उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सिमिलर चीज संस्कृत के साथ है। संस्कृत एक साइंटिफिक है, जैसे मैथ में 2+2 ऐसे जाएगा, है ना। वोकैबुलरी तो कोई ज्यादा नहीं है, जो उसका वो शब्द क्रम है, शब्द भंडार है, वो हिंदी से मिलता जुलता है। तो हम लोगों के सीखने के लिए तो बहुत ही जरूर नहीं है, कतई नहीं है, ठीक है। वो तो तुम्हें इंग्लिश भी सीखनी पड़ती है, लेकिन इंग्लिश में तो कोई प्रिंसिपल्स भी नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। कैसे सीखोगे साहब इंग्लिश को आप? तो नए सिरे से सीख रहे हो ना, बच्चा तो नए सिरे सीखता है ना। जबकि हिंदी और संस्कृत तो दोनों ही माता और पुत्र का काम है। तो अब आप इस चीज को देख लीजिए कि संस्कृत को सीखना बहुत सरल काम है, उसको सीखा जा सकता है। तो संस्कृत का प्रश्न है। और इसके अलावा हमें संस्कृत का एक और काम करना चाहिए कि एक कोई चैनल चलाना चाहिए जो संस्कृत में हो, जो हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेजों में, जिसे लोग देखें और समझें। क्योंकि लोग चैनलों को बहुत देखते हैं। मैंने एक चीज देखी थी कि कुछ बॉलीवुड के गानों को, पुरानी फिल्मों के गानों को संस्कृत में डब किया गया था। पीपीटी होता तो मैं दिखाता उसको, तो बड़ी सुंदर उसकी वो निकल के आई ध्वनि। आप देखो कितनी प्यारी ध्वनि निकलती है संस्कृत की, देव भाषा की। आप उसे सुनेंगे तो आप उसको सुने, सुबह सुने, शाम को सुने, आप उसे सुनना शुरू करें, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आप संस्कृति प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। क्योंकि संस्कृत में जो गानों की ध्वनि है बड़ी सुंदर है, आप देखना पड़ेगा। मैं शर्मा जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप संस्कृत के गानों की ध्वनि सुनना, बॉलीवुड की फिल्म, जो पुरानी फिल्म के गाने, बढ़िया गाने थे, उनकी सुनना आप। उन्होंने कुछ गाने डब किए गए हैं, ठीक है। दक्षिण भारत का एक संस्थान है, वो संस्कृत के कुछ गाना, जो बॉलीवुड के गानों को संस्कृत में डब कर रहा है, वो बड़ी ही उसे कहो कि प्रभावमयी भाषा में प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके साथ संस्कृत को पुनः सामान्य जन की भाषा बनाया जा सकता है, ज्ञान विज्ञान की और तुम्हारे राजकाज की भाषा, एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बनाया जा सकता है। इस पे ये मैं बता चुका हूँ साहब, और शायद मैं सोचता हूँ कि इसके अलावा भी कुछ हो तो आप लोग कुछ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रमोद कुमार साहब, आज आपने बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया। अब मैं अनम्यूट कर देता हूँ, अगर किसी कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय प्रमोद कुमार साहब से पूछ सकते हैं। साउंड बंद है आपकी, साउंड। बहुत बहुत आभार प्रमोद सर, बहुत ही आनंद आया। और जिस तरह से आपने पुरातन से लेकर आज तक के समय में संस्कृत के प्रचार प्रसार में क्या क्या व्यवधान आए, कौन कौन इसको व्यवधान देने वाले थे, और किस तरह से आपने जितना स्पष्ट रूप से कहा कि ये सब कैसे इसका उत्थान किया जाए, ये बहुत प्रणम्य है सर। वास्तव में इतने लंबे कालखंड के बाद और इतनी प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय आपदाएं और विदेशी आक्रमण जो हुए, उन्होंने भी काफी हमारी संस्कृति को और हमारे जो पुराने ग्रंथों को नष्ट किया। फिर भी ऑन रिकॉर्ड करीब 3 करोड़ से ज्यादा अधिक संस्कृत की पांडुलिपियां हैं इस समय विद्यमान, और ये संख्या ग्रीक और लेटिन, जिन्हें वो बहुत ज्यादा मानते हैं, उनसे 100 गुना ज्यादा है। और सर देखिए, मैं प्रमोद सर, सबसे बड़ी बात तो आपको तो जानकारी में होगी, लेकिन औरों को मैं बताना चाहूंगा, संस्कृत अकेली एक ऐसी भाषा है जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। अदरवाइज बाकी सब भाषा में एक वचन होगा या बहुवचन होगा। नहीं, इसमें एक वचन नहीं, मैं एक बार, इसमें 3 लिंग हैं, 2 लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नहीं, हाँ जी, वही ना, मैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन भी 3 है ना सर, वो जो हम पढ़ते हैं, वो रामे रामौ रामा, रामम रामौ रामे, बालक है बालको बालका, 3 लिंग भी 3 है। जी, सब जगह 2 हैं। तो वास्तव में इतनी समृद्ध भाषा है। अच्छा, यदि देखा जाए ना सर, तो ये कोई भाषा नहीं है, ये एक विचार है संस्कृत।
गुरुदेव कहते थे कि संस्कृत एक विचार है, क्योंकि संस्कृत एक संस्कृति है, संस्कार है, और विश्व के कल्याण के लिए, शांति के लिए, सहयोग के लिए जो संस्कृत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाया, वो केवल संस्कृति कर सकती थी। अच्छा, भारतीय संविधान की भी जो धारा 343, 348 के सारांश ये है कि देवनागरी लिपि में लिखो, और देवनागरी लिपि मूलतः संस्कृत से ही बाहर निकली हुई है। और आपका बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि संस्कृत भारत की अनेक भाषाओं की जननी है, और अनेक, वास्तव में मराठी, मलयालम, तमिल और बंगला, ये तो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं इससे। आप उन्हें उभय वाहने करू नये, आमार शोमार बांग्ला, अमितो मागे भौलोवाशी, वो इस तरह से काफी रिजेम्बलेंस है। तो और केवल यही नहीं, हिंदू, बौद्ध, जैन, ये इनके जो पुरातन ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में मिलेंगे आपको। और अधिकतर जो पुराने, आप तमिल, आप यही देखिए ना श्रीलंका में, कि अधिकतर नाम गुरु सिंघे, तिलक रत्ने, इस तरह के जो नाम है, वहां पे भी वो तमिल जो है बहुत ज्यादा इस मामले में हम देखते हैं कि संस्कृत से प्रभावित है। आपका आज के संस्कृत से प्रभावित है मलय। जी सर, जी सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत आपका आभार कि आपका ने बहुत शानदार उद्बोधन किया, और हमारी उत्कंठा रहेगी कि आप अपना अगला उद्बोधन संस्कृत या संस्कृत के उत्थान और संस्कृत की इसी उद्गम से लेके और इसका कैसे उत्थान हो, जैसे आपने कहा विश्वविद्यालय हो, विभिन्न चैनल हो। और पहले तो मुझे ध्यान है सर, जब हम छोटे थे तो शाम को 7 बजे समाचार आते थे संस्कृत के। अभी भी आते हैं, अभी भी। पर वो सर, पर अब देखता कौन है, अब तो सब ये, जब वो लिमिटेड चैनल हुआ करते थे, लिमिटेड रेडियो हुआ करते थे, और अब तो इतने सारे चैनल है, सुनता ही नहीं है। एवं वार्ता श्रूयन्ताम प्रवाचक है बलदेवानंद सागर है, मुझे अब भी ध्यान है, वो बलदेवानंद सागर एक थे जो संस्कृत के समाचार वाचक थे। तो सर आपका बहुत बहुत आभार, और अगला आपका उद्बोधन की हम सब बहुत प्रतीक्षा करेंगे। मेरा अगला उद्बोधन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे है। मैं शर्मा जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति, इस पे रखें प्लीज, क्योंकि उसमें मैं बोलने का इच्छुक हूँ। क्योंकि उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो चंपा, जो कभी भारत के हिंदू धर्म का एक आधार केंद्र हुआ करता था, आज चंपा में ग्रंथों की अनुपलब्धता के कारण हिंदू धर्म का वास्तविक स्वरूप खो गया है। अरे रखूंगा मैं। हाँ सर, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, मैं पढ़ा है मैंने, तो मैं आपको बताऊंगा। अगला शर्मा जी पे करेंगे जब ये सब्जेक्ट रहेगा, बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का ह्रास कैसे हुआ। सर आपने कहा है, हमारे रिंग मास्टर शर्मा जी हैं ही, आपको पता है वो जो इसे लगातार देखिए, हम 300 निवेदन करूंगा कि इसको 300 की तरफ हम देख लिया, कल परसों को हमारा 300 अंक आने वाला है। देखिए धीरे 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 जो शर्मा जी ने अपनी ये यात्रा शुरू की थी, धीरे 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 चलते चलते देख लिया हम 300 पे पहुंच गए, और बहुत शीघ्र हम पूरा हमारा 1 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वागीश जी, धन्यवाद आदरणीय प्रमोद कुमार साहब, आपने समय निकाल कर हमको समय दिया और बड़ा अच्छा विषय रहा। और जैसा कि हम एक विचार के साथ में और 3 बार ओम के साथ शांति पाठ करते हैं, उस वक्त में सब लोग अनम्यूट कर लेते हैं। आज का विचार है, जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती, जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती, और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए आप अपनी कोशिश जब तक जारी रखो, इसलिए आप अपनी कोशिश जब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए, जब तक आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। आइए अब 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण कर लेते हैं। सब लोग अपने वीडियो को ऑन कर लीजिएगा। शांति शांति शांति।